ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत महफूज थी, बाकी कुछ महफूज था या नहीं, वो था तहरीक इंसाफ के बारे में फॉरेन फंडिंग का फैसला। अब वो भी महफूज नहीं रहा। फैसला आ चुका है, दोनों तरफ से कहा यह जा रहा है कि फैसला उनके हक में आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनकी जीत हुई है। कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी और तमाम असासे जब्त कर लिए गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके नज़दीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक, ये उनकी जीत है। दूसरी तरफ हुकूमत का इत्तेहाद, अपोजिशन, वो ये कह रहे, जो इत्तेहाद है हुकूमत का, वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान की सियासत इस फैसले के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बहुत सारी दूसरी बातों के साथ बहुत सारे सवाल हैं। अमार मसूद भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमार भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हर उस चीज़ का जो पिछले कुछ घंटों से आपके साथ बैठे हैं। एक एक चीज़ का, एक एक वक्त और एक एक लम्हे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आज बड़ा खुश हूँ कि आप तशरीफ़ लाए अपनी फैमिली के साथ। और मेरे वालिद की तबीयत कुछ दिनों से नासाज है और वो यूजुअली उन्हें बहुत पुरानी बातें, क्या रीसेंट पास की बातें भी याद नहीं रहती। तो वो जब आपको मिले तो उन्हें पता नहीं कैसे याद आ गया कि 10 साल पहले आपको हॉलैंड के किसी मुशायरे में मिले थे। तो इसके से मुझे बड़ी खुशी हुई और वो ख़ुद भी आपसे मिलके बहुत खुश हुए। अल्लाह ताला की ज़ात उनका साया हमारे सर पर कायम रखे और आपका सर पर भी कायम रखे। अल्लाह ताला की ज़ात खुश रखे। अमार भाई, अब जाहिर है हम मिलें और ये बात ना हो, ये हो नहीं सकता। ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से एक मौका दिया गया और मैं जैसे ही आपके पास बैठा तो अली साहब ने मुझे मैसेज कर दिया कि अमार भाई के साथ हैं तो मौजूदा हालात पे प्रोग्राम भी एक रिकॉर्ड कर लें। सर, ये बताएं कि 8 साल बाद फैसला आया है। तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि हमें सुना नहीं गया, सुने बगैर फैसला सुना दिया गया। क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, ये जो आपने प्रोग्राम का इब्तदाइया दिया और उसके बाद ये गुफ्तगू की, उससे ना मुझे ये अंदाज़ा होता है कि एक सोसाइटी में बड़े पैमाने पे इब्हाम, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और ये 8 साल के बाद भी अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं सुना गया तो ये इंतहाई अहमकाना और बोधी दलील है। इसमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन ने ज़ाती तौर पे फ़ैसला नहीं दिया। उसके अलावा इसमें बहुत सारी एजेंसियां शामिल रही हैं, FPR से रिकॉर्ड मिले हैं और बाकी IB की तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो तहरीक इंसाफ ने ख़ुद प्रोवाइड किया है। 2-3 बातें लोगों को इस बारे में क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ का हिसाब आज तक 2022 तक हो गया? नहीं। ये जो अकाउंट्स हैं या जिनकी डिटेल्स पे हम बात कर रहे हैं, ये 2008 से 2013 तक के हैं, 5 साल के। उसके बाद जो पैसे आए जिन जिन ममालिक से, ये वो अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होना है। इसमें तो लोगों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि 5 साल का मामला है। आने वाले दिनों के मामलात अभी इन्वेस्टिगेट होने। जैसे मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ, एक बड़े काबिल वज़ीर ने मुझे बताया, हुकूमती वज़ीर ने, तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया पर इस वक्त 6 करोड़ रुपया पर डे खर्च कर रही है। अब ये 6 करोड़ बनता है 1 करोड़ 80 लाख 80 करोड़ रुपया, 1 अरब 80 करोड़ पर मंथ जी। अब साल में आप देख लीजिए, तभी लोगों के जहन इतने बदले हैं ना। तो वो सारा कुछ जो हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसके बारे में अभी किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ये आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। दूसरा, आपने 2 बातें की कि तहरीक इंसाफ वाले ये जश्न मना रहे हैं कि फ़ैसला हमारे हक़ में आ गया और नून लीग वाले या PDM वाले अपने हक़ में जश्न मना रहे हैं। मुझे ये, अगर आपने, बहुत सारे लोग ना इस फैसले की सतही सतह पर बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरा तरह फैसला पढ़ा नहीं है। और अगर आप इस फैसले को गौर से पढ़ें और तहरीक इंसाफ वाले लोग अगर गौर से पढ़ें तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि वो बहुत ही ग्रेव सिचुएशन में फंस गए हैं और इस फैसले में जो इंकशाफात हैं वो उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। चंद नकात, जो बुनियादी नकात हैं, वो इसमें क्लियर हो गए। क्या तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग ली? जी बिल्कुल ली। क्या तहरीक इंसाफ ने कुछ अकाउंट्स छुपाए? जी छुपाए। क्या तहरीक इंसाफ ने इंडिया और इसराइल से मदद ली फाइनेंशियल? जी बिल्कुल मदद ली। क्या इमरान खान ने झूठा डिक्लेरेशन जमा कराया?
जी जमा कराया। एक और चीज़ पे इबहम क्रिएट किया जा रहा है कि ममनुआ फंडिंग और चीज़ है और फॉरेन फंडिंग कोई और चीज़ है। तो ये बहुत ही अहमकाना दलील है। ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग दोनों चीज़ें जो हैं उसके मुर्तकिब हुए हुए हैं। और अब ये बात प्रूव हो गई है और कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी फरमाया है कि ये फॉरेन एडेड एजेंसी है, सियासी जमात है। तो इसके नताइज यही होने थे। अभी इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस ही दर्ज देना था, उसके बाद जो मामलात हैं वो वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेट प्रोपोगंडा तो करना ही है तहरीक इंसाफ ने। सर मुस्तकबिल क्या है इसके बाद इमरान खान साहब का? अच्छा, ये इमरान खान साहब का मुस्तकबिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रेव मुझे नज़र आता है, बहुत ब्लीक नज़र आता है। इसलिए कि अगर हम मिसाल लें नवाज शरीफ साहब की, और जाहिर है एक नेचुरल कंपैरिजन उस फैसले के साथ आ जाता है, उसके मुताबिक एक तो ये फॉरेन फंडिंग वाले इल्ज़ामात तो हैं ही, और इसराइली और इंडियन कंपनी के साथ साथ एक मसला ये है कि 62AF के तहत इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। यही बात हमने नवाज शरीफ साहब के केस में देखी थी। उस वक्त तो सिर्फ एक अकामे की बेस पर निकाल दिया गया था, अकामा भी वो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसकी बेस पे एक 3 दफ़ा के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया। करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं था। लेकिन अब जो सिचुएशन इमरान खान के साथ पेश आ रही है, ये तो वाज़े तौर पर फंडिंग ली गई है, इमरान खान साहब के दस्तखत मौजूद हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि ये अकाउंटेंट की गलती हो सकती है। इमरान खान का क्या कसूर है? दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स पेश होते हैं, अगर उसमें कोई गलती हो तो आज तक कभी किसी ने अकाउंटेंट को सज़ा नहीं दी। जो सिग्नेटरी होता है, जिसके साइन होते हैं, वही मूरद इल्ज़ाम ठहराता है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब नाअहल भी हो सकते हैं, पार्टी जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। अब इस हवाले से भी दो बातें कि अगर पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तहरीक इंसाफ है, इसे तहरीक इनकलाब का नाम दे देंगे। अगर बल्ला है इसका इंतखाबी निशान तो विकट इंतखाबी निशान हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुल्क की सियासत में बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये 2-3 महीने का प्रोसेस होगा, 15 दिनों के बाद वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी, और उसमें अगर ये तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के जितने मेंबरान हैं, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, पेशावर KPK असम्बली, पंजाब असम्बली, सेनेट, सब ख़त्म हो जाएंगे, सब आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद अगर वो PDM के साथ मिल जाते हैं, उन्हें मुनहरिफ अरकान नहीं कहा जा सकेगा, वो आज़ाद अरकान होंगे और वो जिधर मर्जी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मुल्क की सियासत टॉप सीटर भी हो जाएगी। जो लोग हर जगह PDM की अक्सरियत होगी, ये अपनी मर्जी से सारे फैसले करेंगे। फिर एक और नुक्ता है कि चंद लोगों के नाम आए हैं जो आईनी ओहदों पर हैं और रहे हैं। यह हैं इमरान इस्माइल साहब गवर्नर, और फिर आरिफ अलवी साहब, असद कैसर साहब, कासिम सूरी साहब, इन लोगों के नाम शामिल हैं कि ये भी इस फॉरेन फंडिंग का जो गैंग था इसमें शामिल थे। इनके नाम भी अकाउंट्स खुले। तो इसका मतलब है कि सदर को फिर आपको फारिग करने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है। वो 62-1F के तहत ख़ुद ही सादिक और अमीन नहीं रहे, तो सारी सियासत मुल्क की तब्दील हो जाएगी और फिर हमें अगले इलेक्शन का मंजरनामा देखना पड़ेगा। मियां नवाज साहब ने लंदन से कल जो प्रेस टॉक की है उसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत से इसके खिलाफ जल्द अज जल्द इस फितने को ख़त्म किया जाए और इसमें सुप्रीम कोर्ट जाए। अब मियां साहब के इस बयान के बाद आप क्या देख रहे हैं? हुकूमती हलकों में कुछ हलचल देख रहे हैं? हुकूमत मसरूफ़ है? आपके सोर्स क्या बताते हैं? जी, 2-3 बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने जो अपना मुज़महिल सा और कमज़ोर सा बयानिया बनाया हुआ था और इमरान खान की गालम गलोच के आगे वो कोई बंद नहीं बांध रहे थे। जी, कल से हमने देखा कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, PDM की तरफ से भी हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया, इसहाक डार साहब ने भी खिताब किया, सारे वज़रा ने खिताब किया, पीपल्स पार्टी की टीम ने खिताब किया। ये जो है ना वही चीज़ कर रहे हैं जो इमरान खान ने रेपिटेटिवली लोगों के जहनों में ये बात बिठाई कि ये चोर हैं, डाकू हैं, मुजरिम हैं, गद्दार हैं। वो ये सारी बातें अब इमरान खान पर लागू हो रही हैं। एक तो ये है कि बयानिए की हद तक तो वो बात खुलकर कर रहे हैं।
नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की कल, वो जो है ना, मुझे बड़ा दुख हुआ ज़ाती तौर पे वो बातें सुन के। देखिए, उन्होंने बहुत खुलकर बात की साकिब निसार और आसिफ खोसा के जी, कि ये वो बदकिरदार लोग हैं, इस सोसाइटी के मलून किरदार हैं, कि जिन्होंने ज़ाती मफाद की खातिर या किसी दबाव में आकर एक पूरे मुल्क को तहस नहस कर दिया। और वही बात तकरीबन नवाज शरीफ ने की जो मैं बहुत अरसे से करता आ रहा हूँ, कि जो 2018 में या उससे पहले जो किया गया था, वो साजिश सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। अब हमें सबूत उसके मिल रहे हैं कि किस तरह जो है गवादर पोर्ट सी पैक के मंसूबे को तबाह करने के लिए अबू धाबी से फंडिंग आई है, और हमारी पोर्ट जो है तबाह हो गई, उनका कारोबार चल गया। और ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है पूरे पाकिस्तान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो नवाज शरीफ साहब के लहजे में दुख भी था, तलखी भी थी। और अब वो ज़ाहिर है PDM उनकी बात मानती है। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि अब इमरान खान के लिए कोई माफ़ी का ऐलान, कोई अखलाकी कदर, ये वो कोई जमहूरी इक़दार, ये नहीं हो सकता। जितना जुल्म इस शख्स ने किया है, अब इसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसका एक प्रोसेस होगा डेफिनेट। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब बज़िद हैं, इमरान खान को नाअहल किया जाए और इनकी पूरी पार्टी को ख़त्म किया जाए। ये मौलाना साहब की जो जिद है, ये पूरी होगी इमरान खान साहब के साथ? उनका वैसे ही कुछ दो टांका को नहीं जिसे कहते, वो उनके साथ उनका कोई मसला है? देखिए, ये जिद मुझे लगता है सिर्फ मौलाना फजल रहमान की नहीं है जी। ये जिद मुझे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक के बाद लगता है अब नवाज शरीफ साहब की भी है। वो भी यही चाहते हैं कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। अब इसमें बड़ा आम सवाल आ जाता है कि 62AF के तहत अगर हम सियासी जमातों को या उनके लीडरों को नाअहल करेंगे तो ये तो एक रवायत कायम रहेगी जी। 62 वही बन गई है। और बिलावल भुट्टो ने भी एक तकरीर में कहा कि जो 52B थी, यानी सदर उठा के जब चाहे जिस मर्जी को फेंक देता था, मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा देता था। तो अब ये चीज़ 62-63, और मैं वैसे ज़ाती तौर पे कायल नहीं हूँ, सादिक अमीन जो है वो इंसानों की सिफतें ही नहीं है। कौन शख्स कह सकता है कि उसने सारी उम्र सच बोला है या सारी उम्र वो हक़ के रास्ते पे चला है? हम सब इंसान हैं, हमसे कहीं ना कहीं माजी में गलतियाँ हुई होंगी। तो आप किसी एक इस तरह के फ़ैसले की बुनियाद पर हुकूमतों को नाअहल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक पार्टी के लिए ये असूल बनाया जाए, तहरीक इंसाफ की बात करते हुए हम जमहूरियत की बात करने लग जाएं, जमहूरी इक़दार की बात करने लग जाएं, सियासत को ज़िंदा रखने की बात करने लग जाएं, तो हमारे सामने रीसेंट पास में अभी एक फ़ैसला है, नवाज शरीफ साहब को किस तरह उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। तो अगर इंसाफ सब के लिए इंसाफ है तो फिर इंसाफ कहलाएगा। अगर इंसाफ किसी एक जमात के लिए इंसाफ है और दूसरे के लिए लग्जरी है तो फिर वो इंतकाम कहलाएगा। जमहूरी कुव्वतों का इमरान खान ने जिस तरह तहस नहस किया है, और जिस तरह मौलाना फजल रहमान, जो इनको आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन वो एक मजहबी आलिम दीन है, उस आलिम दीन का जिस तरह मजाक उड़ाया, इसलिए कि वो मजाक उड़ाने के पीछे भी रीज़न थी कि इमरान खान KPK में हुकूमत करते थे। KPK में बहुत बड़ी कुव्वत मौलाना फजल रहमान है और उनको 2018 के इलेक्शन में बिल्कुल साइड पर कर दिया गया। तो मौलाना का गुस्सा इमरान खान के ख़िलाफ़ और इमरान खान का हज़यान मौलाना के ख़िलाफ़ वो बड़ा समझ आता है। लेकिन अब PDM की जमातों को लगता नहीं है कि वो किसी किस्म की रू रियायत से काम लेंगी, और अब वो इमरान खान की नाअहली और पार्टी की नाअहली तक जाएंगी, इसलिए कि उनके साथ जो कुछ किया गया है, जिस मीडिया ट्रायल से गुजरे हैं, वो अब उसका इंतकाम लेना चाहते हैं, उनका हिसाब लेना चाहते हैं, अपनी बेइज्जती का जो है वो इंतकाम लेंगे। और जब तक ये बातें खुलकर सामने नहीं आएंगी, जिस तरह इमरान खान इन पे बिला वजह करप्शन के इल्ज़ाम लगाता था, इनके पास तो अब मीट आ गया है, इनके पास तो वजूहात आ गई हैं, तो ये खुलकर अब इस पे बात करेंगे। और इमरान खान की नाअहली होती है तो उनका करप्शन का बयानिया तो जाहिर है तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। आरिफ नकवी साहब अमेरिका के मुजरम हैं और आरिफ नकवी की हर कहानी में इमरान खान मौजूद है। क्या कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है कि अमेरिका कहे कि जी आरिफ नकवी के साथ साथ हमें इमरान खान भी चाहिए, क्योंकि ये तो इसमें लाज़िम मलज़ूम है आरिफ नकवी की हर कहानी में? देखिए, इस हवाले से कल दो लोगों ने बात की है, मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की है और दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की है। और उसमें यही नुक्ता सामने आ रहा है कि अगर आरिफ नकवी
291 ईयर्स के लिए अमेरिका में मतलूब है और किसी स्टेज पर इंटरनेशनल प्रेशर में मजबूर होकर बरतानिया को, आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले करना पड़ता है। तो कागजात और दस्तावेज़ात ये सबूत दे रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके अंदर आरिफ नकवी के शरीक जुर्म इमरान खान है। मुसद्दिक मलिक ने या ख्वाजा आसिफ ने तो इस तरह की भी बात की कि अगर उनकी सज़ाए मौत उनकी सज़ा जो है 291 ईयर्स बनती है तो उसमें से 50-60 साल तो इमरान खान के भी बनते होंगे। बिल्कुल ठीक। इमरान खान के ऊपर कैलिफोर्निया की अदालत का एक और मुकदमा भी चल रहा है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कोई भी पाकिस्तानी हुकूमत ये फ़ैसला करेगी कि इमरान खान को अमेरिका के हवाले किया जाए, लेकिन ये इमरान खान फिर अमेरिका नहीं जा सकेंगे। अब इमेजिन कीजिए, इमरान खान का ख्वाब तो यही है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। एक ऐसा वज़ीर आज़म होगा अगर वो बन जाते हैं जो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा, या अमेरिका में दाखिल होगा तो उसे अपनी गिरफ्तारी का डर होगा। हम क्यों प्रेशर में आएंगे इमरान खान को अमेरिका के हवाले करने के लिए? उसमें फैटफ का रोल बहुत है। वो मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सख्त ख़िलाफ़ हैं। उनके ख़्याल में ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो पैसे हैं ये दहशतगर्दी के लिए और अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। अगर ये बातें सामने आना शुरू हो गई तो फिर मेरे ख़्याल में इमरान खान का पाकिस्तान में तो क्या अमेरिका में भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। अमेरिका में भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस ज़मन में आखिरी सवाल है, ज़रा ये बताएं कि अभी तो पीटीआई ये केस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई है, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। एक तासर पाया जाता है सोशल मीडिया पर भी, आम लोगों की ज़ुबान पर भी, कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। क्या इस दफ़ा भी कुछ इस किस्म की सोच रखते होंगे इमरान खान साहब, वहाँ से मुझे को रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, हमारे माजी ने, हमारी तारीख ने हमें ये बताया कि इमरान खान इस सिस्टम का लाडला है और बाकी सारे सियासतदान मातूब और मलून किस्म के लोग हैं, उनको हर सज़ा दी जा सकती है। उनको बग़ैर सबूत के जेलों में डाला जा सकता है, उनके ऊपर मीडिया ट्रायल हो सकता है। कोई एंकर अगर कागजात का पलंदा लहरा दे कि ये है सबूत, अगले दिन वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। इमरान खान साहब के साथ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई इस किस्म की। इमरान खान के सिस्टम में लोग बचाने वाले और उनके हमदर्द मौजूद हैं, इसीलिए आपने देखा इमरान खान के जराइम बेइंतहा हैं, उसके बावजूद भी एक दिन की कैद वो नहीं उनको काटना पड़ी। जो वाक़या था आइन शिकनी का, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद हुई, उससे बड़ा सबूत तो कोई नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, अदालतें क्या कह रही हैं, कानून क्या कह रहा है, आइन को क्या कह रहा है, लेकिन एक शख्स अपनी नशिस्त छोड़ ही नहीं रहा। तो वो तो बहुत बड़ा आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जाके अभी जो रिलीफ मिला, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ही नंगे हो गए, यार सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन वो जो है चंद दिनों पहले कुछ और फैसला कर रहे हैं कि पार्टी लीडर ही सब कुछ होता है, पार्लिमानी लीडर की कोई औकात नहीं है। चंद दिनों के बाद यही फैसला पंजाब के डिप्टी स्पीकर सुनाते हैं, यही फैसला अपनी रूलिंग में सुनाते हैं और काफ लीग के 10 वोट रिजेक्ट कर देते हैं और उसके खिलाफ फैसला आ जाता है। तो वो कुछ हम ख्याल जजेस हैं जो इमरान खान का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसमें भी वो 3 का टोला बैठा होगा, तो मेरा नहीं ख्याल। ये केस अब बहुत बड़ा हो गया है, ये इस्लामाबाद की सतह से निकलकर कौमी और इंटरनेशनल सतह का हो गया। इसमें फुल कोर्ट बेंच ज़रूर बैठेगा और वो अपना डिसीजन ज़रूर करेगा। और देखिए, अदालतों में जो कुछ हो रहा है, हमें लगता है कि फिर डर भी लगता है कि तौहीन अदालत लगा देंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे। लेकिन अभी जो जुडिशल कमीशन के इजलास में हुआ है कि अपनी मर्ज़ी के जजेस मुंतखब कराने के लिए आपने क्या क्या खेल खेले हैं, और वो शख्स जो पूरे पाकिस्तान को इंसाफ देने का ज़ामिन है, जिसकी हक गोई और सच्चाई पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, वो शख्स के ऊपर इल्ज़ाम आ गया कि वो झूठ बोल रहा है और गलत मिनट्स नोट करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग के जुडिशल कमीशन की। काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, अशतर औसाफ, जो तारड़ साहब हैं, आज़म वज़ीर कानून, और सुप्रीम कोर्ट बार
कुछ और कह रही है, चीफ जस्टिस कुछ और कह रहे हैं। तो ये तो उनकी ज़ात पर बहुत बड़ा धब्बा आ गया। दुनिया में कहीं और किसी की जज की क्रेडिबिलिटी पर इस तरह का सवाल होता तो वो पहली फुर्सत में अपनी इज्जत साख को बचाने के लिए इस्तीफ़ा दे देता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि फॉरेन फंडिंग में उस तरह के फैसले होंगे जिस तरह के जुडिशल कमीशन में या पंजाब असम्बली के हवाले से हुए हैं, क्योंकि अब नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ गया। बिल्कुल ठीक। हमारे भाई इससे थोड़ा सा आगे काफ़ी टाइम भी लिया और मज़ीद कुछ सवाल हैं। एक तासर पाया जाता है, जब से मैं पाकिस्तान में आया हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो कहा यह जाता है, बल्कि लोग ऐसे कहते हैं कि जी जी PDM है इनू बाकायदा फसाया गया और इमरान खान को क्लीन करके दोबारा फिर नवे सिरे अगले इलेक्शन में पेश किया जाएगा और इमरान खान को जिता दिया जाएगा। पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं उसका हवाला दिया जाता है, इसके बारे में आपका क्या तासुर आता है? अच्छा यार, ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग तासुर है जी। उसमें ये कहा जाता है कि इन्हें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, इमरान खान 5 साल बाद अपनी मौत मर जाता और फिर उसके बाद वो अपने अगले इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ होती। मैं जैसे हालात को देख रहा हूँ, मुझे यूँ लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया कि इमरान खान को हटा दिया। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान ने अभी कुछ नहीं था तो इतना बड़ा नरेटिव बिल्ड कर लिया, अमेरिकी साजिश और पता नहीं न्यूट्रल वाला जानवर वाला। 5 साल के बाद उसने ज़्यादा तगड़े हो जाना था। फिर उस वक्त तक उसने कई अपॉइंटमेंट ऐसे करनी थी कि जिससे सिस्टम पर उसकी गिरफ्त और मजबूत हो जानी थी। नैब चेयरमैन अपनी मर्ज़ी का लगाना था, इलेक्शन कमिश्नर को उठाकर फेंक देना था, अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन कमिश्नर लगाना था, EVM के ज़रिए वोटिंग इन्होंने करानी थी, उसमें धांधली करनी थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोटों के हवाले से गड़बड़ इसने करनी थी, आइनी तरह का इंतखाबी तरामीम होने नहीं देनी थी, नैब के कवानीन में तरामीम होने नहीं देनी थी, और 2023 के इलेक्शन से पहले सारी PDM को जेलों में डाल देना था। तो ये बहुत खुशगुमानी है कि ये समझना कि इन्हें फंसा दिया गया है। इन्होंने इमरान खान का मंसूबा तबाह किया है, क्योंकि उनके तो, और फिर इमरान खान का इरादा ये भी था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, तो सिस्टम पर हर तरह से ग्रिप उन्होंने मजबूत कर लेनी थी। फिर इमरान खान को हटाना बहुत मुश्किल हो जाना था, अभी ये हटा सकते थे। अच्छा, PDM के हवाले से कि क्या ये हुकूमत जूते खा रही है और इनको बुरा भला कहा जा रहा है, वक्ती तौर पे इमरान खान ने बहुत कुछ अचीव किया है और कैंपेनिंग में, और उसमें सोशल मीडिया की इन्वेस्टमेंट का मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत ज़्यादा दखल है। तो एक स्टेज आएगी कि ये, और ख़ास तौर पे फॉरेन फंडिंग के बाद तो इमरान खान के बयानिए को बहुत धचका लगेगा और लोगों को समझ आ जाएगी जो चोर चोर कह रहा था वो तो खुद डाकू निकला है। तो फिर आगे शहबाज शरीफ साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमने हुकूमत इस शर्त पे कबूल की कि हम सिर्फ यही बजट पेश नहीं करेंगे जिसमें मुश्किल फ़ैसले करने हैं, जिसमें बिजली की कीमत बढ़ानी है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है, डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देना है, रुपये की वैल्यू कम करनी है। हम अगला बजट पेश करेंगे, और अगर हम अगला बजट पेश करेंगे तो हम महंगाई भी ख़त्म करेंगे, हम इकॉनमी को भी स्टेबलाइज करेंगे, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात भी ठीक करेंगे, आम आदमी को भी रिलीफ देंगे। अभी इस वाक़े में अगला बजट आने में कुछ 10-1 महीने लगते हैं, 8-9 महीने लगते हैं। अगर 8-9-10 महीने में ये अवाम को कुछ रिलीफ देने में कामयाब होते हैं तो इमरान खान का ये जो बयानिया जहरीला किस्म का चल रहा है यही ज़मीन बोस हो जाएगा और फिर मेरे ख्याल में PDM अच्छी पोजीशन में होगी। बिल्कुल ठीक है। अमर भाई, अगर क्विक में बता सकें कि ये जो नशिस्तें इमरान खान पंजाब में जीते हैं, ये इसके पीछे क्या साइंस है? नेचुरली जीते हैं, कोई फेवर दी गई है, या अवाम ने वाकई वोट दिया है, या PDM की कुछ फैसले ऐसे हैं जिनकी वजह से सब कुछ हुआ है? ये देखिए, मुझे कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली कि इसमें धांधली हुई जी, या कहीं से नादीदा फ़ोन कॉल्स आए। हमें 2-3 लिहाज से समझना चाहिए कि ये इलेक्शन मुश्किल इलेक्शन था PDM के लिए और नून लीग के लिए, इसलिए कि हर इलाके में उनका अपना एक लेजिटिमेट कैंडिडेट है जिसने 10-20 साल इस पार्टी के साथ वफादारी निभाई है। बिल्कुल ठीक। उसको आप कह रहे हैं कि आप वोट डालें तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन को, या उस मिनिस्टर को जो आज़ाद था तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुआ और फिर मज़े करता रहा तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के।
ये सबसे मुश्किल पॉइंट था। नून लीग का नज़रियाती वोटर एक भी नहीं हिला। दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ ने लूज़ किया है। ये 20 नशिस्तें उनकी बनती थी, उसमें से 15 उन्होंने जीती हैं, 4 PDM ने जीती हैं, नून लीग ने जीती हैं, 1 आज़ाद मुंतखब हुए हैं। तो 5 नशिस्तें तो इन्होंने छीनी है ना। और वोट का तनासुब भी आप देख लीजिए, बहुत मामूली सा उसमें फ़र्क है। और नून लीग ने गेन ही किया है अपने वो वोटर्स में। मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है। बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे जो इसमें मुश्किल फैक्टर थे, लेकिन सबसे मुश्किल, महंगाई भी एक फैक्टर था, सबसे मुश्किल फैक्टर ये था कि आप नून लीग के होते हुए आपने एक मुआहिदा किया जिसके तहत PTI के लोगों को वोट देना था और उनके हक़ में तकरीरें करनी थी। वो लोगों को खिला है। और जब ये अपनी मर्ज़ी से टिकट देंगे, नून लीग के कारकुनों को टिकट देंगे, तो मेरे ख्याल में इंतखाबी नताइज मुख्तलिफ होंगे। लेकिन ये बात भी समझनी चाहिए, इमरान खान ने गेन किया है, बिल्कुल गेन किया है। वो बयानिया झूठा है या सच्चा है, अमेरिकी मदाखलत वाला, उसकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ ना कुछ गेन ज़रूर किया। बिल्कुल ठीक है। अभी मशवरा दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, पार्टी का मोराल बहुत डाउन है, वापस आकर कुछ सच बताएं जो पिछले 2, 4, 6 महीने में है, लोग ये सुनना चाहते हैं और उससे पार्टी को आने वाले इलेक्शन में तकवीयत मिलेगी। आप क्या समझते हैं कि मियां साहब को अभी इन हालात में वापस आना चाहिए, जबकि उनके कोई भी केस अभी तक ख़त्म नहीं हुए, वैसे के वैसे ही हैं? मंदिर की बात आपको बता देता हूँ जी। मुझे यूँ लगता है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ठीक, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब के बगैर नून लीग इलेक्शन नहीं जीत सकती। मैं अगर आपको टोकूं तो ये वो A वाला बीट, A B वाला जो आप बताया करते थे, वो टाइम आ गया A टीम का? जी बिल्कुल, लेकिन अभी उसमें वक्त है जी। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब अगर वापस आएंगे, नवंबर के बाद वापस आएंगे, दिसंबर में तवक्को करनी चाहिए, क्योंकि नवंबर में एक बहुत आम फैसला होना है। और वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ सारी सियासत और जमहूरियत इस बात के, इस नुक्ते पे अटकी होती है कि अगला आर्मी चीफ क्या होगा, उसका डिसीजन हो जाए, हालात देख ले। क्योंकि यहाँ पे तो वो भी सूरत हाल रही है ना, हमने अपने मुंतखब वज़राए आज़मों को फांसी पर भी लटका दिया है, गोलियों से भी उन्हें शहीद कर दिया है, तो उनकी सेहत भी कुछ ऐसी है, तो अब मामला देख कर ही आएंगे। लेकिन अगर नून लीग ने इलेक्शन जीतना है तो नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। 2 ही लोग हैं जो नून लीग को कामयाबी दिलवा सकते हैं, एक मरीम नवाज़, एक नवाज शरीफ। बाकी तो सारे जो हैं नवाज शरीफ के बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन तुफैलिए हैं और वो ख़ुद ये तस्लीम करते हैं। अयाज सादिक साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि मेरे हल्के में अगर मेरे नाम के साथ नवाज शरीफ का नाम ना हो तो यहाँ पर हम 200 वोट नहीं ले सकते। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वोट सारे नवाज शरीफ का लेते हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ की पॉलिसी से इनहराफ करने वाले लोग हैं, जो एक तरफ तो मज़ाहमती सियासत वाले लोग हैं ना, जावेद लतीफ़ हो गए, मरीम नवाज़ हो गई और इस तरह के लोग हो गए, जो प्रिविलेजेस सारे मिलते हैं वो सारे उनको मिलते हैं जो मफाहमती सियासत करने वाले हैं। तो इस स्ट्रेटजी को भी इन्हें तब्दील करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये मार खाएंगे। मौलाना फजल रहमान अभी भी फरमा रहे हैं कि हमें हदायत दी जाती हैं, हमारी हदायत पर अमल करें वरना बहरान पैदा कर देंगे। अब मौलाना साहब को कौन ये सब हदायत देने के बारे में कर रहा है? मैंने ये बयान सुना नहीं, मुझे नहीं पता ये किस कॉन्टेक्स्ट में मौलाना फजल रहमान ने कहा है। अब ये हदायत मेरा नहीं ख्याल मौलाना साहब इस्टेब्लिशमेंट से हदायत ले सकते हैं, शायद PDM के हवाले से या नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे हो। मैंने ये बात सुनी नहीं है, लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता इस पर। ठीक है, मौलाना साहब ने ये डेफिनेट PDM के हवाले से नहीं कहा, उन्होंने कहा जी कि हमें हदायत दिक्कत कि हमारी हदायत पर अमल करो वरना मुल्क में बहरान पैदा करेंगे। तो डेफिनेट चले इससे आगे चलते हैं। आखिरी 2 सवाल, चौधरी शजात और चौधरी परवेज़ अली वाला मामला है सर, ये तो जब से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा तगड़ा ख़ानदान, अंदर मसाइल होते हैं जब बच्चे होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हैं क्यों और कब से, लेकिन ये एकदम फटा और इतना फटा है कि बिल्कुल कुछ दरमियान में रहा ही नहीं है। देखिए सियासत बड़ी जालिम चीज़ है और चौधरी शजात साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी सेहत का जो आलम है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन। उसमें पता चल रहा था कि वो अब सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कोशिश बेचारों ने की, तारिक बशीर चीमा जो हैं वो बात कर रहे थे, लेकिन लोगों को ये शक पड़ता है कि वो सही बात कर रहे थे कि नहीं बात कर रहे थे। चौधरी शजात के एक बड़े ख़ास ज़रिए ने
ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले मुझे फ़ोन करके बताया और उसने कहा जी कि इसमें चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात के घर पर हमला करवाया, हुल्लड़बाजी करवाई, पत्थर फेंकवाए गए। लेकिन और मुझे ये पता था, मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जाने क्यों वो वीडियो नहीं दिखाई गई। अब इस ख़ानदान में की पीठ में छुरा घोंपा परवेज़ इलाही ने, जो सारी उम्र चौधरी शुजात के तुफैलिए रहे, उनके नाम पर सियासत करते रहे, और अब जब ज़रा सी सूरत हाल बेहतर हुई है तो अब वो चौधरी शुजात को बिल्कुल भूल गए हैं। हर ख़ानदान में इख्तलाफ होते हैं, नून लीग के अंदर भी इख्तलाफ होंगे, लेकिन ये बड़े अक्लमंद लोग हैं। ये चाहते हैं कि ये समझते हैं कि अगर वो इख्तलाफात सरफेस पे आ गए तो इनकी अपना ख़ानदान, वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा इख्तलाफात अंदर अंदर रहते हैं, कभी बाहर नहीं आते। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। वो पार्टी जिसकी 60-70 सीटें हुआ करती थी, अब हमने देखा कि वो 5 नशिस्तों पर आ गई, और 5 नशिस्तों के बाद अब वो जो है मज़ीद तकसीम हो गई है। असल झगड़ा मोनस इलाही और चौधरी सालिक का है, और उनके दरमियान मामलात ऐसे हैं कि गुज़िश्ता कई माह से दोनों का टेलीफोन पर भी रब्ता नहीं है। दे आर नॉट इवन ऑन टॉकिंग टर्म्स। 1-2 दफ़ा मैसेज करवाए गए जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई तहरीक अदम एतमाद वाली, तो मोनस इलाही ने 1-2 मैसेजेस किए, उसके अलावा कोई ज़्यादा उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी जमात का परवेज़ इलाही ने अपनी सियासत चमकाने के लिए नुकसान किया। दूसरा, हमें ये समझ आता है कि परवेज़ इलाही को जिसने चौधरी शुजात से बगावत का मशवरा दिया था, वो याद है ना आपको? वो रात को परवेज़ इलाही जरदारी साहब के साथ मुलाकात की, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, शहबाज शरीफ 20-25 साल के बाद इनके घर गए और मुलाकात हुई, और उसके बाद दुआए खैर हुई, मिठाई खाई गई, और रात को परवेज़ इलाही किसी के फ़ोन आने पर कहीं और चले गए। अच्छा, उनका मकसद वज़ीर आला होना नहीं था। वज़ीर आला तो PDM भी बना रही थी, बड़ी इज्जत से बना रही थी। उनका मकसद इमरान खान का वज़ीर आला होना था, और इसके लिए जो शख्स ने फ़ोन किया था, बाद वक़्त मुझे यूँ लगता है कि वो शख्स हमारी जमहूरियत से, सियासत से, पार्लियामान से, सियासी जमातों से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए कि उसने पहले जो कुछ बाद में हुआ उस सब की परवेज़ इलाही को खबर दे दी थी। लेकिन इमरान खान भी ऐसे एहसान फरामोश हैं। परवेज़ इलाही ने उनके लिए अपने घर को तबाह किया, अपनी सियासत को तबाह किया, और जब काबीना का ऐलान होने लगा कल पंजाब में, तो काफ लीग का एक भी वज़ीर नहीं लिया, सारे तहरीक इंसाफ के लिए लोग लिए, जो कि तहरीक परवेज़ इलाही के मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बहुत बड़ा तमाचा है। अच्छा उमर भाई, आखिरी सवाल है। आपके ही कालम पढ़ कर और देख कर हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता था। मरियम नवाज साहबा के बारे में आप लिखते थे, किसी हद तक ठीक थे। मरियम ने जब कहा था कि अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत की, और ऐसा हुआ। मरियम, आप कहते थे कि एक जलसा करेगी तो हर चीज़ कदम ज़मीन बोस हो जाएगी, ऐसा ही लोहा नज़र आया। मरियम नवाज की ही वजह से हम समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनके भाई हमजा साहब वज़ीर आला बने। मरियम नवाज हर मुहाज पर लड़ रही हैं। आप उनको सोशल मीडिया देखें तो वो उनके वहाँ पे खड़ी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी सियासत भी उनके इर्द गिर्द घूम रही है। आने वाले वक्त में किन और मुश्किलात को देख रहे हैं उनके सामने? पार्टी के अंदर से भी ये नहीं हो सकता कि ना मुश्किलात हों, पार्टी से बाहर भी मुज़ाहमतें हैं। मरियम नवाज को कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में? कहाँ तक वो अपने आप को संभालेंगी, आगे लेके चलेंगी? मियाँ साहब का साथ तो उनके साथ है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प सवाल है जी। अभी मरियम नवाज और हैं। एक ज़माना था कि मरियम नवाज तनहा सोशल मीडिया पर बोला करती थी, पार्टी का कोई लीडर साथ नहीं होता था, कोट लखपत के बाहर 200 बंदे जमा नहीं होते थे, और वो अपने वालिद की तबीयत के बारे में बहुत मुतफक्किर होती थी, और वो बताती थी कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ये हालत हो गई है, ये वो, और कोई इतना ज़्यादा शोर नहीं मचता था। अकेली वो उस वक्त मुकाबला कर रही थी। दूसरा, जिस तरह वो लंदन वापस आई अपनी वालदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के नवाज शरीफ के साथ, और जिस कदर तौहीन की गई, मेरे लिए वो एक खातून सियासी लीडर हैं। मैं बहुत सारी ऐसी बातें उनके एहतराम में और किसी भी खातून के एहतराम में
नहीं करना चाहता जो सलूक उनके साथ जेल में रवा रखा गया। बहुत सी बातें मुझे पता है, लेकिन उनमें से एक बात जो पब्लिक हो चुकी है वो आपको 2 बातें बता देता हूँ। उनमें से 1-2 बातों जो पब्लिक हुई हैं, उनमें से एक बात तो ये है कि मरीम नवाज़ के एक खातून के बाथरूम में कैमरे लगवाए गए। दूसरी बात मरीम नवाज़ ने खुद बताई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ बताने को है कि एक खातून प्रिजनर के कमरे में रात के 12 बजे नैब के हुक्मरान आ जाते थे, उधम मचाते थे। तीसरी बात आपको ये बताई जा सकती है कि ये सारे मनाज़िर इमरान खान ऑनलाइन देखा करते थे, अपने दोस्तों को दिखाया करते थे और बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। इसके अलावा बहुत तकलीफ़देह चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बताऊँ। मरीम नवाज़ ने सियासत में बहुत जल्दी सबक सीखा है। आप उनकी इब्तदाई तकारीर देख लीजिए और अब की तकारीर देख लीजिए, उनके लहजे में, उनके नरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जब हम बात ये करते हैं कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ही नवाज़ शरीफ के बयानिए का बोझ उठा सकते हैं, तो फिर हमें ये लगता है कि वोट भी फिर इन्हीं लोगों का है और अवाम इन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। बाकी सारे लोग तो मिनिस्ट्रियाँ लेने के लिए, वो मिनिस्ट्रियाँ लेने वाले लोग अपने जगह पर रहेंगे और उनको उसी तरह रहने दिया जाएगा या नहीं, ये इनका अपना फैसला है। लेकिन मरीम नवाज़ को फिर डिसीजन मेकर की पोजीशन में आना चाहिए। अभी वो पार्टी की नायब सदर हैं या सीनियर नायब सदर हैं, पार्टी की सदारत इनके हवाले होनी चाहिए। ये फैसले करें कि इस पार्टी में क्या होना है। और एक स्टेज पर ये बेनज़ीर के साथ भी स्टेज आई थी कि जब वो अंकल्स ऑफ द पॉलिटिक्स जो थे उनको उन्होंने साइड पर किया, खुद एक बड़ी लीडर बनी, खुद फैसले किए। मुझे ये लगता है अगर इन बातों पर अमल किया गया और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी मरीम नवाज शरीफ। मैंने वैसे आपसे ये कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन आपके इस सवाल के दरमियान में एक ज़िमनी सवाल छोटा सा और, राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में तासर ये पाया जाता था कि वो जब आएंगे तो सब नु लम्या पा देंगे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर या बहुत सारे लोग राणा साहब खुलकर खेल रहे नहीं या उनको खुलकर खेलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं लेकिन वो होती नहीं है, और राणा साहब कहते हैं कि जी मुझे परमिशन नहीं मिलती, अब मुझे इजाज़त नहीं मिलती। तो राणा साहब के हाथ भी कहीं से बंधे हुए हैं सर? जी बिल्कुल, उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो कैबिनेट के मेंबर हैं, वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से फैसले करते हैं। ये देखा जाए तो ये इस तरह फैसले कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मुस्तक़बिल में इनके सामने आए, कोई गलती इस तरह की नहीं करनी चाह रहे। इसीलिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार किया। अब अगर जो गिरफ्तारियां होंगी तो किसी फैसले के तहत होंगी, इमरान खान की तरह नहीं होंगी और जिस तरह इमरान खान लोगों को जेलों में डालते रहे। मुझे ये याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसमें हमें बुलाया गया था। सारे लोग बहुत चहक रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे और सबको पता था वज़ीर कैबिनेट क्या होगी, वज़ीर दाखिला कौन होंगे, और राणा सनाउल्लाह जो हैं वो वज़ीर दाखिला उन्होंने होना था। सब लोग खुश थे, लेकिन एक शख्स इंतहाई संजीदा था। मेरे उनके साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, लेकिन वो बहुत ही संजीदा थे, डेड साइलेंट थे, किसी से हाथ नहीं मिला रहे थे, किसी से कुछ नहीं कर रहे थे। और वो शख्स था राणा सनाउल्लाह। उन्हें उस वक्त उस जिम्मेदारी का अंदाज़ा था कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होना है। जितना जुल्म किया गया राणा सनाउल्लाह की ज़ात से और जितनी दलेर उनकी एहलिया निकली, जिस तरह उन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ नारे लगाए, नोइंग द फैक्ट कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, वो बहुत बहादुर खातून है। और राणा सनाउल्लाह ने भी इंतहाई दलेरी से जेल काटी है। तो वो इस तरह के हैं नहीं। एक तो ये है कि वो ज़ाती इंतकाम नहीं लेना चाहते कि उनके ऊपर जो केस डाला है तो कहीं ये ना लगे कि वो उसका इंतकाम ले रहे, लेकिन जमहूरियत के हवाले से और वोट की इज़्ज़त और पार्लिमानी सियासत के हवाले से इज़ ए वेरी क्लियर पर्सन। तो वो मेरे ख्याल में एक तो ये है कि कुछ उनके हाथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांधे हुए, उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा। दूसरा, वो कोई मुनासिब अखलाकी आईनी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि जहाँ पर अगर इनको हाथ डाला जाए तो फिर पक्का हाथ डाला जाए। मुझे लगता है कि वो मौका जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है और हाथ पक्का डलेगा। हमारे भाई हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, हमेशा आपको कैमरे के सामने दूर से बैठ के शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आज हाथ मिलाकर शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।
दोस्तों अमार भाई ने 2-3 बातें जो की हैं, जो पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब अब नहीं बचने वाले। दूसरा, एक जो टेबल स्टोरी या मिथ या कहा जाता है कि पीडीएम ने इमरान खान का गन अपने सर पर डाला है, अमार भाई की नज़र में ये एक बहुत अच्छा फैसला है। इमरान खान मजीद तबाह करता, बर्बाद करता और अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें करता तो पहले रोक लिया, बड़ा अच्छा फैसला है। तीसरी बात, बड़ी अहम बात, कि नून लीग को किसी भी जगह पे बिल्कुल नहीं पीछे हटना चाहिए, परेशानी होना चाहिए। मरियम नवाज की सूरत में उनके पास एक बेहतरीन लीडर है, लेकिन बेनज़ीर की तरह कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे। अंकल से लफ्ज़ जो भी इस्तेमाल किया जाए, बस मेरे ख्याल में वो बेनज़ीर साहब वाला जो कुलिया है वो मरियम साहब को अपनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगली वज़ीर होंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।